मेहनत भी करिए, 10th क्लास है, ऐसे कैसे चलेगा? मेहनत तो हर चीज़ के लिए ज़रूरी है भाई, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। एक्सरसाइज नंबर 3.1 में स्टार्ट करने जा रही हूँ। बेसिक चीज़ को समझ में ना आए, मैं बार बार कह रही हूँ, आप प्रीवियस क्लास देख लें, पढ़ लें, अपने आप से पढ़ लें, चाहे देख के पढ़ लें, जैसे आपको पसंद हो वैसे पढ़ें, लेकिन मैं पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। आधे बच्चे तो इसीलिए नहीं आते कि मैंने कह दिया बोर्ड पे प्रैक्टिस होगी तो आधे गायब हो गए, उनको ये नहीं है कि हमारा नुकसान हो रहा है ना। देखिए अब इसमें क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल था, कोई चीज़ को इसके ऊपर रखने उड़ रहा है। लीनियर इक्वेशन, कॉपी पेन निकाल के रखिए, बीच में आपको मैं कैलकुलेशन करने को बोलूँगी, ये नहीं कि बिल्कुल ऐसे थोड़ी बैठ जाना है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, क्या है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, यानी 2 वेरिएबल में हमारे पास इक्वेशन होती है, लेकिन इक्वेशन कैसी होती है? लीनियर। लीनियर इक्वेशन का क्या मतलब होता है? इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है? इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन। लाइन की इक्वेशन होगी, उसको सॉल्व करने के लिए मैंने बताया था कि बहुत सारे मेथड होते हैं। एक तो मेथड होता है ग्राफिकली, मतलब हम दोनों हम जो इक्वेशन, 2 इक्वेशन हमको दी होगी, दोनों का क्या खींच लेंगे? ग्राफ खींच लेंगे, पहले का भी और दूसरे का भी। पहले का ग्राफ खींचेंगे तो उसके लिए 2 सॉल्यूशन उसके निकालने पड़ेंगे, 2 कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे, जिनको मिलाते भी आप लाइन खींचेंगे तो पहले का ग्राफ खींच जाएगा। फिर उसके बाद दूसरी लाइन जो है उसके लिए भी 2 आप सॉल्यूशन निकालेंगे, उसका भी ग्राफ खींचेंगे। बाय द वे अगर ये इंटरसेक्टिंग है तो कहीं पर इंटरसेक्ट कर रही होंगी, इंटरसेक्ट जहाँ पर कर रही होंगी वो पॉइंट भी आपको बोलिए नहीं, वो भी आपको ग्राफ से पता चल जाएगा कि कहाँ पर इंटरसेक्ट करें, मतलब इसका एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट आपको पता चल जाएगा ग्राफ से देखने पर, ठीक है। ग्राफ से जब आप यहाँ पे मान लीजिए कट कर रहे हैं, परपेंडिकुलर एक एक्स पे डालोगे, एक वाई पे, एक्स पे मान लीजिए 3 पे कट हो रहा है और वाई पे 4 पे, तो ये क्या हो जाएगा 3,4। तो ये सोल्यूशन तुम्हें ग्राफिकली भी पता चल जाता है। तो ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए भी आता है एग्जाम में, या फिर बाकी 2 मेथड आपको सीखने हैं। पहला मैंने सीखने क्या है मैं बता चुकी हूँ, उसको पहला मैंने बताया था सब्स्टिट्यूशन, क्या बताया था? जोर से बोलो, सब्स्टिट्यूशन। ऐसे बोला करो पढ़ाए हुए की तरह, ऐसे मत बोला करो कि पढ़ाए हुए नहीं। एलिमिनेशन, दूसरा क्या है? एलिमिनेशन। ये 2 मेथड आपको पढ़ने हैं। इसके अलावा 1-2 मेथड आपकी बुक में और दिए गए हैं। एक कंप्लीटिंग द स्क्वायर था, या पता नहीं एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है जो आपका हट गया है, ठीक है। तो अभी आपको 2 ही यही मेथड्स पढ़ने हैं। अब इससे रिलेटेड हम एक्सरसाइज में आएंगे। एक्सरसाइज में क्या करना है, जो पहला वाला क्वेश्चन है, सॉरी पहली वाली जो एक्सरसाइज है उसको 3 क्वेश्चंस है। इसमें एक्चुअली जो क्वेश्चन दिया है उसके अकॉर्डिंगली वो तुमको सॉल्व करने को नहीं कह रहा है, ठीक है। जैसा क्वेश्चन बुक में दिया है उसके अकॉर्डिंग वो आपको सॉल्व करने को नहीं कह रहा है, सिर्फ इक्वेशन बनाने के लिए कह रहा है। लेकिन आपको सॉल्व करना है, बात समझ गए? बुक वाले ने 3 ही क्वेश्चन है, उसने बोला है इक्वेशन बनाओ, लेकिन आपको इक्वेशन बनाने के बाद उनको सॉल्व भी करना है, ठीक है। तो देखो पहला, अच्छा सॉल्व 2 ही केसेस में होती हैं, इक्वेशन सॉल्व 2 ही केसेस में होती हैं। देखो 3 केस होते हैं, मैंने कौन कौन से 3 बताए थे? 2 इक्वेशन क्या क्या कर सकती हैं? इंटरसेक्ट कर सकती हैं, तो एक ही पॉइंट पे करेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन, या पैरेलल कर सकती है, या ओवरलैप कर सकती है। क्या इसमें इनका कोई कॉमन सोल्यूशन होगा? नहीं होगा, ठीक है। वो टच ही नहीं कर रही है तो इसमें नो सोल्यूशन होता है। तो पहले हमें कंडीशन भी चेक करके देख लेनी होती है। पता चला हम सॉल्व करने में लगे हैं एक्स और वाई की वैल्यू आएगी नहीं, क्योंकि वो ये वाली कंडीशन होगी, ठीक है। कहाँ आएगी एक्स और वाई की वैल्यू? या तो इंटरसेक्टिंग में या ओवरलैपिंग में, जिसको हम इंसिडेंट लाइन कहते हैं, ठीक है। तो ठीक है, अब पहला देखो, पहला क्वेश्चन है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर। ऐसे क्वेश्चन तुमने पहले भी किए थे क्लास 8 में। क्लास 8 में भी लीनियर इक्वेशन था, लेकिन वो कैसे वेरिएबल में था? 1 वेरिएबल में था, ठीक है। अब ये कह रहा है यहाँ पर 2 वेरिएबल लेते हैं, ध्यान कर लीजिए। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ रहे हैं तो इक्वेशन बनाते समय 2 वेरिएबल लेंगे, एक्स एंड वाई, कुछ भी ले सकते हैं, ए बी एक्स वाई मीन्स 2 लेंगे। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, जो इस तरीके के क्वेश्चन है इसमें हमें सिचुएशन को इमेजिन करना है। हमें आफ्ताब को इमेजिन करना है, उसके सामने उसकी डॉटर को इमेजिन करना है कि आफ्ताब अपनी बेटी से कह रहा है, क्या कह रहा है?
उसको दिमाग में इमेजिन करिए। 7 years ago, अगो मने 7 साल पहले। I was 7 times as old as you were then. मैं तुम्हारी उम्र का 7 गुना था उस समय, जब तुम्हारी उम्र जितनी थी, तुम्हारी उम्र का मैं क्या था, 7 टाइम्स था, 7 गुना था। इन क्वेश्चंस को करने का इजीएस्ट मेथड बताती हूँ मैं। ये बहुत आसान होते हैं लेकिन लगते बहुत टफ है, लगते बहुत टफ है। ठीक है, आपने क्या करना है, यहाँ पर लिख लो आफ्ताब। क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे आफ्ताब, यहाँ पर लिख लेंगे उसकी डॉट, क्या लिखेंगे, डॉट लिख लेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हम जो एज को सपोज करते हैं, एक्स और वाई जो हम सपोज करते हैं वो प्रेजेंट एज सपोज करते हैं, कभी पहले की एज सपोज नहीं करते। एज को सपोज कौन से करते हैं, प्रेजेंट वाले को, फिर उसके अकॉर्डिंगली पीछे और आगे की एज निकालते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे शॉर्टकट में लिख रही हूँ, आप पूरा सेंटेंस लिखेंगे एग्जाम में, लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब इक्वल्स टू दिस। ठीक है, मैं पूरा सेंटेंस नहीं लिख रही हूँ, मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ ताकि टाइम कम लगे। प्रेजेंट एज, मान लिया आफ्ताब की एक्स है और उसकी बेटी की क्या है, वाई। ठीक है, अब यहाँ पर मैं तीनों बातें लिखी हूँ, फिर लिखूंगी 7 years ago, 7 साल पहले। भाई तुम्हारी एज अगर अभी 15 साल है तो 7 साल पहले कितनी होगी ये कैसे पता चलेगा, माइनस करके। तो इसकी एज अभी x है तो 7 years पहले x माइनस 7 होगी, और इसकी एज अभी y है तो 7 years पहले ये होगा। अभी हमने इनकी सिर्फ 7 साल पहले की एज निकाली है। ठीक है, अभी हमने इनमें कोई रिलेशन नहीं बनाया। आगे ये क्या कह रहा है, पहले पढ़ लो सारा क्वेश्चन, मैं समझा रही हूँ आपको। उसके बाद कह रहा है ऑल्सो 3 years from now, 3 years from now, अब से 3 साल बाद। 3 years from now लिखा हो या आफ्टर 3 years लिखा हो, बिफोर लिखा हो तो पहले की एज, अगो लिखा हो तो पहले की एज, आफ्टर लिखा हो तो बाद की, और फ्रॉम नाउ लिखा हो तो भी बाद की। ठीक है, फ्यूचर की। तो ये कह रहा है अब से 3 साल बाद आई शैल बी 3 times as old as you will be, आज से 3 साल बाद मैं तुम्हारी एज का 3 गुना हो जाऊंगा। तो 3 years आफ्टर या आफ्टर 3 years, 3 years फ्रॉम नाउ भी लिख सकते हैं। पहले मैं खाली एजेस बता रही हूँ आपको। ठीक है, तो अभी इनकी एज कितनी है, x, तो 3 साल बाद कितनी होगी, x+3। अभी एज क्या है, y। यू डोंट हैव टू राइट एनीथिंग। ठीक है, लिखना नहीं है, लिखना नहीं है, ये सब आपको मिल जाए। आप यहाँ ध्यान लगाइए, क्वेश्चन करना नहीं आएगा वरना लिखते ही रह जाओगे। 9 तक आ गए हो, 1 से लिख ही रहे हो, 1 से 9 तक 10 तक आ गए हो, लिखते ही लिखते आ रहे हो। यही काम है तुम्हारा रोज। टीचर ने करा तुमने उतारा, टीचर ने करा तुमने उतारा, टीचर ने करा तुमने उतारा, यहाँ कुछ नहीं उतारा, सिर्फ कॉपी में ही उतारा। इसलिए उतारिए मत, यहाँ कंसंट्रेट करिए। उतारना किसी चीज़ का कहीं से कॉपी करना इलाज नहीं है, ऐसे तो तुम कहीं से भी उतार लोगे। भाई बाजार में हजारों किस्म की रिफ्रेशर्स आती है कि नहीं आती है, गाइड बुक्स आती है, खरीद लो तो उतार लोगे। अगर उतार नहीं है तो फिर यहाँ से उतारने की क्या जरूरत है, समझिए, उतारिए नहीं। 3 years from now, आज से 3 साल बाद, अभी की एज उसकी x है, 3 साल बाद क्या होगा, x+, ये क्या है y, 3 साल बाद y+3। अब हमें एक कंडीशन इसके लिए दी है 7 साल पहले वाली एज के लिए, और एक कंडीशन 3 साल बाद वाली एज के लिए दी है। अब हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन। इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को कर सकते हो अपने एग्जाम में, इससे और क्लियर हो जाता है एग्जाम को देखने के लिए। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से उसने क्या कहा था कि 7 साल पहले मैं तुम्हारी एज का 7 गुना था, यानी मैं था, मैं माने कौन, आफ्ताब। आफ्ताब की 7 साल पहले की एज यही है ना, तो ये जो 7 साल पहले वाली एज थी आफ्ताब की, और ये 7 साल पहले वाली एज थी उसकी बेटी की, तो ये आफ्ताब जो था अपनी बेटी का 3 गुना था, 7 गुना था। कितना गुना था, 7 टाइम्स था। ठीक है, अच्छा इसमें बच्चे क्या गलती करते हैं, मैं आपको मिस्टेक बताती हूँ। जब वो इस क्वेश्चन को करते हैं वो उल्टा कर देते, इसका 7 गुना करते, इसका 7 गुना नहीं करना भाई। 21 जो होता है वो 3 का 7 टाइम्स होता है, 3 का 7 टाइम्स होता है, तो 3 वाली साइड को 7 से मल्टीप्लाई करोगे ना तब तो ये मिलेगा। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, इसको कर देते हैं बच्चे, इसको नहीं करना है। वो किसका 7 गुना है, बेटी का, तो किसको 7 से मल्टीप्लाई करोगे 7 टाइम, बेटी की एज, तब किसकी एज मिल जाएगी, आफ्ताब की एज। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा आप सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, x - 7 ये हो जाएगा इक्वल्स टू 7y माइनस 7 7 जा 49। सारे x y एक साइड कर लीजिए,
और नंबर्स एक साइड। ये क्या हो गया -49 और यहाँ क्या हो जाएगा +7। तो क्या इक्वेशन बनेगी, बोलिए, x - 7y इक्वल्स टू कितना बचा, -42। इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द सेकंड क्वेश्चन की कंडीशन। बोलिए सेकंड कंडीशन के हिसाब से क्या होगा? सेकंड कंडीशन के हिसाब से आफ्ताब क्या कह रहा है कि मैं 3 साल बाद, जो x+3 यही आफ्ताब की एज है, ये उसकी बेटी की एज की 3 साल बाद की जो बेटी की एज है उसका 3 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा x+3 = 3y + 9। ये एक साइड ले आएंगे वेरिएबल्स, ये हो जाएगा 9 - 3, तो x - 3y = 6। क्वेश्चन नंबर 2। अब ये क्या कह रहा है, सुनिए आगे। इसने पूछा क्या है, पूछ ये रहा है अच्छा, ये कह रहा है, पहले इसने ब्रैकेट में लिखा इजंट दिस इंटरेस्टिंग। ये क्या ये इंटरेस्टिंग है या नहीं है इंटरेस्टिंग है भाई, बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वो कह रहा है 7 साल पहले मैं तुम्हारी एज का 7 गुना था और 3 साल बाद मैं तुम्हारी एज का 3 गुना होगा। तो ये इंटरेस्टिंग। तो रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। एल्जेब्रिकली तो आपने कर दिया, यही एल्जेब्रा की फॉर्म में इक्वेशन को दिखाना। आप ग्राफिकली दिखाना है। ग्राफिकली दिखाने कैसे दिखाओगे, ग्राफ खींचना है तो आपको पहले इसका भी ग्राफ खींचना पड़ेगा और इसका भी ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा और इसका भी ड्रॉ करना पड़ेगा। इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको x y की 2 वैल्यू चाहिए होंगी। ठीक है, x और y की कम से कम लाइन बनाने के लिए 2 तो चाहिए। तो x = कुछ भी रख लीजिए यहाँ पे, बताइए क्या रखना है, 1 रख लीजिए, 0 रख लीजिए, x = 0 रख लीजिए। तो ये माइनस से माइनस का कर दिया, 7 6 जा 42, तो कितना आ गया 6, y कितना आ जाएगा 6। अब रख लीजिए x = जो 7 ही रख लीजिए, x = 7 रख लीजिए। 7 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, कितना हो जाएगा ये माइनस का 7 उधर जाके सॉरी माइनस होगा, कितना हो जाएगा 49। तो 49 से कितने बार कटेगा, 7 7 जा, तो कितना हो जाएगा 7 ही आ जाएगा। ठीक है, तो एक कोऑर्डिनेट तो इसका बना 0,6, 0,6, एक बना 7,7। अब आप 0,6 और 7,7 को ग्राफ पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो आपकी एक लाइन आ जाएगी। कहाँ से जाएगी वो लाइन, एक इस वाली एक्सेस को कट करेगी। एक 0 कहाँ आएगा, x में चलना ही नहीं है, ऊपर से x में चलना नहीं है, y में कितना चलना है 6 का। तो एक पॉइंट तो यहाँ होगा और एक आपका 7,7 होगा। दोनों को मिलाते हुए लाइन खींचेंगे तो इस वाली इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इसके लिए करेंगे, इसके लिए भी निकाल दीजिए, निकालिए, रखिए x, रखिए x 0 ही रख लो पहले, 3 2 जा 6 माइनस का फिर ऐसा नंबर रखिए 3 रख लीजिए, 3 रख लीजिए, उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 3 बचेगा, तो क्या आ जाएगा -1, क्या आ जाएगा -1। ठीक है, क्या कर रहे हो राज, क्या कर रहे हो, क्या खड़े हो जाओ, क्या कर रहे हो, मना करा ना नोट करने को, मना करा, नहीं समझ आया क्या, उधर क्या देख रहे हो, क्यों कर रहे हैं, बंद कर दो कॉपी। कौन कर रहे हैं नोट, क्यों नोट कर रहे हो, बस कॉपी में काम करने के लिए चाहिए, नोट कर ले, घर जाके उतार ले, है ना, खुद करना है ये, बिल्कुल नोट नहीं करना है। तुम्हें कैसे आएगा मुझे ये तो बता दो, तुम नोट ही करते रहोगे, तुम्हें आएगा कैसे, दिमाग में नोट करिए, नीचे बैठो, उतार के नहीं करना है, मैंने बता दिया उतारना आपको नहीं है। यू आर इन बोर्ड क्लास, 10th की क्लास, तो बिल्कुल नहीं करना उतार के, मैं तो 8th के बच्चों को नहीं करने देती, तुम तो 10th के बच्चे हो, तुम्हें खुद आना चाहिए करने के लिए। जिस समय टेस्ट लो, जिस समय एग्जाम होता है, जिस समय प्री बोर्ड होता है या कोई मंथली टेस्ट लेते हैं, तुम्हारे 1 2 0 ऐसे नंबर आते हैं, वो इसीलिए आते हैं कि तुम्हें खुद से करना नहीं आता है। ठीक है, ये हो गया। अब आपको क्या करना है, इसका भी ग्राफ ड्रॉ कर लेना और इसका भी ग्राफ ड्रॉ कर लेना। उसके बाद तुम देख लोगे कि ये इंटरसेक्टिंग आ रही है, पैरेलल आ रही है या फिर ओवरलैपिंग आ रही है। समझ में आ गई मेरी बात? अच्छा, अगर हम बिना चेक करे, मतलब बिना ड्रॉ करे बताना चाहें कि ये कैसे लाइंस होगी, तो कैसे बता सकते हैं, कल मैंने बताया था
इसके लिए ए बी सी क्या होंगे जरा बताओ। ए क्या होगा यहाँ पे 1, A1 1 होगा और A2 क्या होगा -7 और A3 क्या होगा 42 होगा। इधर ले आओ, इधर लाके 0 करते हैं ना इक्वेशन को। इसके लिए A2 1, B2 B1 B2 B2 क्या होगा इसके लिए -3 और इसके लिए C3 क्या होगा C2 सॉरी -6 होगा। अब चेक कर लीजिए A1 अपॉन A2 क्या आएगा 1 और B1 अपॉन B2 क्या आएगा 7 अपॉन -7/3 तो 7/3 हो जाएगा, दोनों माइनस में है। यानी A1 अपॉन A2 तो क्या आया 1/1। B1 अपॉन B2 क्या आया 7/3। क्या ये इक्वल है? तो A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। तो कैसी लाइन होंगी? कैसी लाइन होंगी? अब ये इंटरसेक्टिंग है या नहीं है एक्चुअल में, ये आप एक्चुअल ग्राफ ड्रॉ करेंगे। दिस इज द चैप्टर ऑफ ग्राफ। इस चैप्टर में आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। और आप एक ग्राफ कॉपी तो ले ही लेंगे, उसमें इनके ग्राफ ड्रॉ करिए। उस ग्राफ को वहाँ से कट करके जब क्वेश्चन आप कॉपी में करेंगे तो वहाँ पेस्ट करेंगे। मेरी बात समझ आ रही है? चीज़ों से भागिए नहीं। ग्राफ ड्रॉ करने से हमें पीछे नहीं भागना है, कभी नहीं आएगा। नहीं तो सीखना है, समझ में आया? सीखना है, उसको बार बार ड्रॉ करके देखना है, एक ही बार में आ जाएगा। पहले तो बार बार की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब आप किसी चीज़ को करके देखते तो ज़रूर से हो जाती है, ऐसा नहीं। फिर भी आपको बनाने के बावजूद भी अगर नहीं आ रहा है, आपको लग रहा है कि मेरी लाइन इंटरसेक्टिंग नहीं आ रही है, कट नहीं कर रही है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप एक ग्राफ कॉपी, एक पेंसिल लेके और एक इरेजर लेके मेरे पास आ जाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको आपकी कॉपी में बता दूं, लेकिन ऐसे नहीं कि चले आए ब्लैंक कॉपी लेके। उसके पहले आप मुझे दिखाएंगे कि मैम मैंने इतनी बार ड्रॉ कर लिया, मेरे से नहीं ड्रॉ हो रहा है, तब मैं आपको बताऊंगी। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ऐसे ही आपको करना है। ये क्वेश्चन आपको आ गया समझ में? ठीक है, कर लेंगे ना इसको? आप देखो अगला द कोच पढ़िए जरा, क्वेश्चन अपने मन में पढ़िए, क्वेश्चन को पढ़िए, फिर मैं समझाऊंगी। और उनकी क्वांटिटी पढ़ लिया? यस मैम। चलिए, सबने रीड कर लिया? यस मैम। सबसे पीछे खड़े हो जाओ। हाँ, नाम बताओ। हाँ, नीचे करो, मोहित सिंह मेहता, नीचे करो मार्क्स। बताओ क्या पढ़ा तुमने? नहीं, दोबारा पढ़ना नहीं है। तुमने क्या समझा क्वेश्चन? और उसके बाद वेरी गुड, ठीक है। देखो ये क्या कह रहा है, एक कोच है कोई, यहाँ ध्यान दीजिए। क्या बोला इसने कि एक कोच है, अ कोच ऑफ, बी अटेंटिव, पहले सीधे बैठी, एकदम कमर सीधी, लिखना नहीं है आपने कुछ भी, मैंने बता दिया। जिसको मैंने लिखते हुए देख लिया पढ़ाते समय, उसकी मैं ये उंगलियों में ही मारूंगी। फिर 2-4 दिन तो आप लिखने लायक रहेंगे नहीं, इसलिए लिखना नहीं। यहाँ ध्यान दीजिए ये क्या कह रहा है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर 3900। ठीक है, किसी कोच ने क्या खरीदा? बोलिए क्या खरीदा उसने? 3 बैट्स एंड 6 बॉल। 3 बैट्स खरीदे और 6 बॉल। यहाँ देखो, यहाँ लिख लेते हैं बैट। यहाँ बहुत, इससे इजीएस्ट मेथड कोई नहीं हो सकता जितने इजी तरीके से मैं आपको समझा रही हूँ। इसको दिमाग में बिठाइए। पहली बार में, फर्स्ट टाइम जब उसने खरीदा तो क्या खरीदा उसने? 3 बैट्स खरीदे। क्या खरीदे? 3 बैट्स खरीदे। और बॉल्स कितनी खरीदी? 6। कितनी खरीदी? 6 बॉल्स। ठीक है, और इसका पैसा कितना हुआ? 3900, ये 3900। अब ये 3 बैट्स का पूरा उसने अमाउंट 3 बैट्स और 6 बॉल्स का बता दिया। लेकिन जब वो खरीदने गया होगा तो उसको शॉपकीपर ने एक बैट का रेट बताया होगा कि नहीं? ये तो कॉस्ट है। कोई मुझे बताएगा कॉस्ट और रेट में क्या फर्क होता है? मैंने आपको बताया था पहले क्लास 9। कॉस्ट और रेट में क्या फर्क है? एक ही चीज़ है क्या दोनों, या अलग अलग है? जी हमारा कॉस्ट रेट होता है कि एक खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, तुमसे कह रही हूँ। दोनों एक ही चीज़ होती है कि अलग अलग होती है? अलग। क्या फर्क होता है दोनों में? कॉस्ट और रेट में ना मैम, कॉस्ट एक चीज़ की होती है, पर रेट जो होता है वो जितनी भी हमने खरीदी है उन सबका होता है। सही कह रहे हैं?
कह रही तुम इसकी बात से सहमत हो? सहमत हो? सही कह रहा है? नहीं। और सहमत हो? हाँ। दोनों बातें एक साथ सच हो सकती है। मतलब अगर ये सही नहीं कह रहा तो ये गलत कह रहा है और तुम इसकी गलत बात से सहमत हो। हाँ, नीचे बैठो। दोनों वही कंट्राडिक्टरी बातें हैं, दोनों एक साथ सही कैसे हो सकती है? रेट एक चीज का होता है, रेट एक चीज का होता है, कॉस्ट बहुत सारे होते हैं। जैसे अगर एक पेन 10 रुपीज का है तो उसका रेट है, और मैं आपसे कहूँ 100 पेन का कॉस्ट बताई तो वो कॉस्ट है। एक का जो होता है वो रेट होता है। भाई आप बैंक में जाते हैं तो आपको जो इंटरेस्ट पड़ता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा होता है। क्या लिखा होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट का रेट क्या है। रेट वो बताता है 5%। यहाँ पर परसेंट पे दिया जाता है, मतलब 100 के ऊपर आपसे 5 रुपए आपको दिए जाएंगे। मान लिया आप बैंक में 100 रुपीज जमा कर रहे हो तो आपको 5 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे एज अ इंटरेस्ट। तो वहाँ 100 के हिसाब से होता है, 100 मान लीजिए, 100 रुपीज पे। और जो मैं वैसे थिंग्स का रेट बता रही हूँ, मतलब चीजों का रेट, वो तो एक चीज का रेट हुआ। यहाँ पर भी ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या? 100 रुपए पर आपको कितने रुपीज एक्स्ट्रा दिए जाएंगे? 5 रुपए। तो इसी के हिसाब से अगर मैं पूछूं आपने बैंक में 1000 रुपीज जमा किए तो आपको कितने रुपए हो जाएंगे? 1000 पे कितने मिलेगा आपको इंटरेस्ट? 500। 1000 कितना मिलेगा? 50। ठीक है, कितना मिलेगा? 50 रुपीज। तो ये आपने कैसे बताया? इसके हिसाब से। तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट एक चीज का होता है और कॉस्ट क्या होती है? ज्यादा की होती है। ठीक है, जब भी हम रेट एट द रेट ऑफ, इसका यही मतलब है। एट द रेट ऑफ का मतलब ये किस रेट पर। हम बाजार में जाके रेट पूछते हैं, कॉस्ट नहीं पूछते। कुछ भी लेते हो आप, कोई फ्रूट लेते हो, कोई भी चीज लेते हो तो आप बोलते हो कैसा दिया, तो वो कहता है इतने रुपए केजी। केजी माने 1 केजी का बताता है, तो वो रेट होता है। ठीक है, तो रेट और ये उसमें फर्क होता है रेट और कॉस्ट में। कल बाकी आज 2 है, 1 पीरियड है, फिर हम रेट और कॉस्ट के झगड़े में उलझ गए। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहे हैं? सेकंड क्वेश्चन था, हम थोड़ी बात पिछले पीरियड में इसकी कर चुके थे। ठीक है, एक कोई कोच है और उन्होंने कुछ बैट्स खरीदे हैं और कुछ बॉल्स। ठीक है, 2 बार 2 कंडीशन किस लिए दी है आपको? ये बाहर पढ़ा रही हूँ मैं, सीधे देखो इधर। 2 कंडीशन क्यों दी है? क्योंकि 2 इक्वेशन बने। 2 इक्वेशन क्यों बननी चाहिए? क्योंकि 2 वेरिएबल्स पढ़ रहे हैं और 2 वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए कम से कम मिनिमम कितनी इक्वेशंस चाहिए? 2। ठीक है, तो पहले फर्स्ट चांस में, पहली बार में उन्होंने कितने बैट्स खरीदे थे? 3 बैट्स खरीदे थे और 6 बॉल्स। ठीक है, ध्यान दीजिए, कितने बैट्स खरीदे? 6 बॉल्स। कितने खरीदे? 6। ठीक है, और दूसरी बार में 1 बैट एंड 3 बॉल्स बैट खरीदा और 3 बॉल्स। यहाँ पर जो इनका टोटल आया वो 3900 था और यहाँ पे 1300 है शायद। ठीक है, 1300। यहाँ देखो, अब इसमें ये जो तुम्हें उसने टोटल सम बता दिया कि कितने पैसे का उसने खरीदा। मैं आपको ये बता रही थी, जब आप दुकान में जाते हैं तो वो आपको पहले रेट बताता है एक चीज़ का। ठीक है, तो यानी एक बैट का कुछ रेट रहा होगा और एक बॉल का भी कुछ रेट रहा होगा। अब हमें तो नहीं पता, तो हम सपोज कर लेंगे कि लेट बैट का रेट था x और बॉल का रेट क्या था? y। ठीक है, अब उसने कितने बैट खरीदे मैं आपको शॉर्टकट में बता रही हूँ। जो मैं आपको ऐसे बता रही हूँ वो आपको एग्जाम में स्टेटमेंट में लिखना पड़ेगा। ये तो मैं आपको इजी तरीके से समझाने के लिए ऐसा बता रही हूँ। एग्जाम में आप लिखेंगे लेट रेट ऑफ 1 बैट इक्वल्स टू x रुपीज एंड लेट रेट ऑफ 1 बॉल इक्वल्स टू y रुपीज। ठीक है, तो यहाँ पर एक बैट का रेट की बात मैं कर रही हूँ। अगर एक बैट का रेट x है तो 3 बैट्स की कॉस्ट क्या हो जाएगी? 3x। ठीक है, ऐसे बॉल का क्या हो जाएगा? 6 बॉल्स का क्या हो जाएगा? 6। मेरी बात समझिए, स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? लेट रेट ऑफ 1 बैट इक्वल्स टू x एंड लेट रेट ऑफ 1 बॉल इक्वल्स टू 1। देन कॉस्ट ऑफ 3 बैट्स इक्वल्स टू 3x एंड कॉस्ट ऑफ 6 बॉल्स इक्वल्स टू 6। सिमिलरली अगली बार में एक बैट का तो x ही हो जाएगा और यहाँ पे 3 बॉल्स है तो 3y। ये बात समझ में आ गई? अब इसने पहली कंडीशन के हिसाब से अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ देखो, आप अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, या आप ये भी कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द सेकंड क्वेश्चन कंडीशन, या फिर सीधे लिख लीजिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन और दोनों इक्वेशन साथ ही लिख लीजिए। पहले इक्वेशन को कह रहा है जो 3 बैट्स का कॉस्ट है
और जो 6 बॉल का कॉस्ट है वो मिला के 3900। क्या इसमें कोई दिक्कत है? नो मैम। दूसरी बार में वो कह रहा है जो एक बैट का कॉस्ट है रेट है और जो 3 बॉल्स की कॉस्ट है 1300 वो मिला के 1300 है। क्या इसमें कोई दिक्कत है? नहीं है ना कोई दिक्कत। ये दो इक्वेशंस बन। अब अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेंगे? 2 पॉइंट्स मिलेंगे, 1 पॉइंट मिलेंगे। जो भी मिलेगा आप सॉल्व किस किस तरीके से कर सकते हैं? एक्स और वाई की वैल्यू निकल कर आएगी। मेरा कहने का ये मतलब है इसके सोल्यूशन। तो वो 2 तरीके से होते हैं, मैंने आपको बताया, या तो ग्राफिकली या एल्जेब्रिकली। ग्राफिकली माने ग्राफ बना के। ग्राफ बनाने का मतलब इसके भी 2 सॉल्यूशन निकालिए और इसके भी निकालिए। इसके कैसे निकाल देंगे? पहली इक्वेशन की निकालेंगे तो रखिए मिला के 3900 बन जाना चाहिए। एक्स बड़ा बड़ा नंबर रखना, इसमें हंड्रेड्स में लो नंबर, क्योंकि ग्राफ खींचोगे तो 1 2 में खींचोगे क्या? 100 200 ऐसे लेना पड़ेगा, 200 300 ऐसे लेना पड़ेगा। इतना बड़ा बड़ा नंबर लीजिए कुछ यहाँ। एक्स इक्वल्स टू 300 ले लो। अगर 300 तो 3 3 जा 9 हो जाएगा। एक्स हम 300 ले रहे हैं तो 3 3 जा 900 हो गया। 900 उधर जाके माइनस हो गया तो वहाँ कितना बचा? 3000। और 3000 जब 6 से डिवाइड होगा तो कितना आएगा? 500। ये आ जाएगा। 500। मेरी बात समझ में आ गई? ये बड़ा बड़ा क्यों ले रहे हैं? भाई इतना बड़ा ग्राफ खींचोगे, अगर x को 1 ले लोगे तो y तो 1000 में आ जाएगा। तो कैसे ग्राफ खींचेगा? तो यहाँ पर जो आप नंबर्स लोगे ना 100 200 ऐसे लोगे ना बड़े नंबर्स, क्योंकि बड़ा डेटा है। ठीक है, उसके बाद दूसरा भी लीजिए कुछ। यहाँ देखिए दूसरा लीजिए कुछ। यहाँ देखो अब x की वैल्यू आप दूसरी लगाइए। मैम 100 लेंगे तो 300 से वहाँ 3600 हो जाएगा। और बड़ा नंबर 500 नहीं 500 600 फिर कुछ ऐसा नंबर यहाँ बचना चाहिए जो 6 से डिवाइड हो जाए ना। 100 से हो जा रहा है। कितना लो? 100 से चलो 100 लो। कितना हो रहा है? मैम 6 बहुत 600 बच रहा है। यहाँ कितना बचा? 600। ठीक है, तो ये आपको 2 मिल गया। पहला पॉइंट क्या मिला? 300, 500। दूसरा पॉइंट क्या मिला? 100, 600। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट आप प्लॉट करोगे, एक लाइन मिल जाएगी। सिमिलरली आप इसके लिए भी निकाल लोगे ना। Yes, ma'am. तो एक लाइन और मिलेगी। Yes, जब आप ग्राफ बनाएंगे, मैं आपको क्या बता रही हूँ ध्यान से सुनिए। जब आप ग्राफ बनाएंगे तो 3 तरीके की कंडीशन आएंगी। या तो वो 2 लाइन कहीं पर कट रही होंगी, या पैरेलल आ रही होंगी, या ओवरलैप कर रही होंगी। ठीक है, वो आप देख लेंगे ग्राफ में क्या आ रहा है। ये तो ग्राफिकली सॉल्व करने का तरीका है। ठीक है, उसके बाद दूसरा, तुम उसको देख लो, इधर देख लो। यहाँ पे दूसरा है कि आप इसको जैसे मैंने बताया था कैसे एलिमिनेशन से या फिर सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करेंगे। एलिमिनेशन से आप जानते हैं कि एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देते हैं। ठीक है, तो क्या एलिमिनेट करना है? इजी होगा। एक्स को यहाँ Yes, पर ma'am. एक्स है ना, 3 तो इसको 3x बना लेंगे। तो किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे पूरी इक्वेशन को? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 हाँ, वायर वो भी हो जाएगा। जाएगा। वो तो दोनों जाते हैं, वो तो कोई भी सकते हो। हमें इजी देखना है, तुम्हारी मर्जी, तुम किसी को करो। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे? 9 वायर ये जाएगा। कट जाएगा, आपका y की वैल्यू आ जाएगी। y की वैल्यू आ जाएगी, उसे किसी इक्वेशन में रख देंगे तो x की। ठीक है, एक तरीका ये है। तो अभी आपको इस क्वेश्चन में ये बुक वाला नहीं कह रहा है कि आपको सॉल्व करके दिखा रहा है, वो तो आपसे सिर्फ ये कह रहा है कि ज्योमेट्रिकली और एल्जेब्रिकली इसको सिचुएशन को दिखाइए। ज्योमेट्रिकली दिखाने के लिए तो आपको फिर लाइन खींचनी ही पड़ेगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको मैं जो कह रही हूँ वो सुनिए। आपको इन सब के सोल्यूशन निकालने हैं दोनों तरीके से। आपको दोनों तरीके से सॉल्व करना है, समझ रहे हैं? इसको आपने एक्स वाई की वैल्यू एल्जेब्रिकली भी करनी है, मतलब एल्जेब्रा के हिसाब से भी सॉल्व करनी है, या तो एलिमिनेशन से या सब्स्टिट्यूशन से, और ग्राफ भी बनाना है। दोनों काम करने हैं तीनों क्वेश्चन में। 3 ही क्वेश्चन है, 6 चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, बहुत बड़ी बात नहीं है, कर लेंगे आप। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो। कोई डाउट इस क्वेश्चन में? अच्छे से घर जाके करना। डाउट तब क्लियर होते हैं जब हम खुद करते हैं, और डाउट होता भी तभी है जब हम करते हैं। दूसरे के करने में क्या डाउट है? मैं करके बता रही हूँ, तुम्हें कोई डाउट नहीं। जब तुम करोगे घर जाके, फिर तुम कहीं अटकोगे, तब तुम्हें पता चलेगा मुझे यहाँ डाउट है। उसको फिर तुम बाद में कल पूछ लेना। अगला देखो, द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वॉज फाउंड टू बी ₹160। अब मैं इसको इतना एक्सप्लेन करके, पिछले 2 क्वेश्चन में आपको बात समझ आ गई होगी। ऐसे ही हम इसमें क्या करेंगे, 2 चीज़ें इसमें दी है, एक एप्पल दिया है और दूसरा क्या दिया है? ग्रेप्स। एक एप्पल दिया है और दूसरा क्या दिया है? ग्रेप्स। तो एप्पल का वेट आप कुछ लगा लेंगे x, और ग्रेप्स का y। अब मुझे बता दो पहली सिचुएशन को पढ़ के कि पहली इक्वेशन क्या बनेगी? कौन बता? तुम्हारे अलावा
पहली सिचुएशन पढ़ो और पहली इक्वेशन क्या बनेगी बताओ। अरे बोलना। 2x plus 1y 1y को y equals to 160. इक्वल्स टू 160 समझ गए। यानी 2 किलो एप्पल का और 1 किलो ग्रेप्स का मिला के रेट कितना है 160, सॉरी कॉस्ट कितनी है 160, समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 1। दूसरी क्या बनेगी राज बताएगा। क्वेश्चन पढ़ो, वो कहते हैं मेरे पास, हाँ बताओ दूसरी क्वेश्चन क्या बनेगी। बस राज तो तुम तो नहीं बता रहे इसको, वो एक्स बोल रहा है। मम गलत बोल रहा है। क्या बोल रहे हैं एक्स प्लस वाई बोल रहा है। ए कौन बोल रहा है इसको। 4x प्लस वाई इक्वल टू, तुझे पता भी है बेटा क्लास में हो क्या रहा है, पता है। हाँ बताओ। 4x plus 2y equals to 300. 4x प्लस 2y इक्वल्स टू 300। इसको एक्सप्लेन कौन करेगा, ये क्यों लिखा है ऐसा, वो बस एक्सप्लेन तुम्हारे अलावा बताओ। मैम क्योंकि 4 kg एप्पल्स हैं और 2 kg ग्रेप्स का सम 300। वेरी गुड। 4 kg एप्पल्स खरीदे, 2 kg क्या खरीदे ग्रेप्स खरीदे, और मिला के हमें कितने रुपए के मिले 300। क्यों मिले, क्योंकि 1 kg एप्पल का हमने रेट सपोज किया x रुपीस और 1 kg ग्रेप्स का हमने रेट सपोज किया y, तो दोनों को मिला के 300 रुपीस के मिले। अब क्या कह रहा है, वही कह रहा होगा कि इसको ग्राफिकली भी दिखाओ और algebraic। ग्राफिकली के लिए मैंने आपको बता दिया, फिर से आप वही करेंगे पहली इक्वेशन के लिए, फिर दूसरी बोल कौन रहा है। जब पूछा जाता है ना बेटा तब बोला करिए, तब तो मजा आ जाएगा आप बता दे तुरंत, और जब मैं बता रही होती तब आपको नहीं बोलना, जब आपसे पूछ रही तब बोल रही। अब ये बताइए इसके लिए x की वैल्यू क्या रख दूं और y की वैल्यू, बड़ी बड़ी वैल्यू लेना ताकि दोनों बैलेंस आए। 32 या 60 हो जाएगा, ये 60 उधर जाके माइनस 100, y इक्वल्स टू 100। और बता दीजिए 50 और 50, x इक्वल्स टू 52 या 100, 60 60 सॉरी x 50 लिया तो y कितना बचेगा 60। तो पहला क्या हो जाएगा 30, 100, दूसरा क्या हो जाएगा 50, 60। ग्राफ खींच लेंगे, ग्राफ में लेंगे क्या, स्केल क्या लेंगे 10, 20, 30, 40 लेंगे, समझ में। स्केल कौन बोल रहा है 10, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 रुपीज, ठीक है। स्केल आप ऐसा ही लेंगे जिस हिसाब से डेटा है, बड़ा डेटा है 100 में लीजिए, 1000 में लीजिए, छोटा डेटा है 1 to 3 में लेंगे, बीच का डेटा है तो 10, 20 के लेंगे, ठीक है। इसी तरीके से दूसरे के लिए बता दो, दूसरी इक्वेशन के लिए जल्दी जल्दी ओरल सॉल्व करोगे आप इसको, इसमें कुछ भी करके देखने का नहीं है। बताओ x कितना लगा दे 64 जा 54 जा 50 लगा दे रहे हैं, 50 होते हैं। कितना हो जाएगा 50 का कितना हो जाएगा 100 200 माइनस 100 कितना हो जाएगा 50 मैं 50 आ जाएगा। और लगा दीजिए कुछ और 60 लगा 80 60 लगा दो, कितना हो जाएगा भाई 24 60 में 30 30 आएगा ना, 60 का हाफ हो जाएगा। Yes, तो एक तो बना 50, और दूसरा बना 60, ये x कोऑर्डिनेट है, ये y, ये x कोऑर्डिनेट है, ये y। ग्राफ खींच लेंगे, 2 पॉइंट से एक लाइन इसकी खींचेगी, 2 पॉइंट से एक लाइन इसकी खींचेगी, कट करेंगे तो पता चल जाएगा, एक आ जाएगा, और पैरेलल होगी तो भी पता चल जाएगा, और ओवरलैप करेगी तो भी पता चल जाएगा। समझ में आ गया। अब अगर मुझे इसको सॉल्व करना है, यहाँ देखिए, अगर मुझे इसको सॉल्व करना है एलिमिनेशन से, तो मैं क्या करूँगी, पहली इक्वेशन ये देखो, मैं सब एक ही में कर दे रही हूँ, आपको सब एक ही में नहीं करना है। हाँ यहाँ देखो, बैठ जाओ बेटा, बैठ जाइए। आपको जैसे ये क्वेश्चन 1 है ना, ये 2 है। अब मैं कह रही हूँ कि मुझे इनको एलिमिनेट करना है, मुझे मान लिया y को एलिमिनेट करना है, तो मुझे इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। मैं आपको यही पे करके दिखा दूंगी, लेकिन आपको एग्जाम में ऐसे नहीं करना है। आप लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/2, पूरी इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, समझ रहे हैं। और 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद एक नई इक्वेशन नीचे बनाएंगे जिसको इक्वेशन 3 कहेंगे। मेरी तरह ये नहीं, मैं तो ब्लैक बोर्ड में कर रही हूँ ना, मैं तो मिटा दूंगी, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 2। ये तो सभी कर दिए। अच्छा ये रुक जाओ मैम, एक मिनट, ये क्या था 4 था, ये नो मैम 2 था, 2 मैम 2 था, ये क्या था, ये y था। हाँ। अब देखो इसमें इसका और इसका रेशो क्या आएगा, 1/2 इसका और इसका रेशो 1:2 1:2, और
2/4 1:2 और ये क्या आ गया 1:2 और ये क्या आएगा 160/300 बताओ 160/300 क्या आएगा, क्या इसके बराबर आएगा? जब पहली दो लाइन बराबर आ जाती हैं, सुन लो पहले मेरी बात, जब लाइन के भी जब पहले दो कोफिशिएंट्स बराबर आ जाते हैं तो थर्ड चेक करने की जरूरत पड़ती है नहीं पड़ती है? पड़ती है ना। अगर पहले दो ही बराबर ना आए तब तो देखो याद कैसे रखेंगे इसको, ये भी दिमाग में रखिए, 3 सिचुएशन आप याद कैसे रखेंगे। देखो पहली दोनों लाइन पहले दोनों कोफिशिएंट इक्वल नहीं आ रहे, मतलब इनका बन ही नहीं रही आपस में, तो इंटरसेक्टिंग। पहले तो याद कैसे रखेंगे, एग्जाम में याद रखना है आपको, इनकी आपस में नहीं बन रही है, इक्वल ही नहीं आ रहे, तो कौन सी? एक दूसरे को काट रहे हैं, एक दूसरे की बात को काट रहे हैं, ठीक है। दूसरी वाली सिचुएशन अगर ये दोनों बराबर आ गए तो फिर तीसरी चेक करने की जरूरत पड़ती है। तो ये दोनों बराबर आ रहे हैं तो हमको तीसरा चेक करना पड़ेगा, तीसरा इक्वल नहीं आ रहा है, तो तीसरा इक्वल नहीं आ रहा तो क्या होता है? पैरेलल। तीसरा इक्वल नहीं आ रहा तो क्या होता है? पैरेलल। ये पैरेलल लाइंस आ रही है, देख रहे हैं आप? कोफिशिएंट से चेक करेंगे तो ये कैसी लाइंस आ रही है? पैरेलल लाइंस का सॉल्यूशन निकलेंगे उसमें क्या कंडीशन होती है? नो सॉल्यूशन, इसीलिए सॉल्व नहीं होते। देखा आपने, इसीलिए सॉल्व नहीं होते। एग्जाम में आप इसको सॉल्व करते करते मर भी जाएंगे तब भी नहीं सॉल्व होंगे। तो इसीलिए एग्जाम में मेहनत करने से पहले एक बार कोफिशिएंट से चेक कर लें आप, समझ रहे हैं? अच्छा, तीसरी वाली कंडीशन को कैसे याद रखेंगे भाई? जब ये इसके इक्वल आ गया और ये इसके इक्वल आ गया, जब सभी बराबर हो गया तो एक दूसरे में ही समा गए, प्रभु में आप समा गए, ठीक है। तो ऐसे याद रखेंगे, जब सभी इक्वल हो गया तो, जब बन ही नहीं रही है तो इंटरसेक्टिंग। तीसरी तो अपने आप ही याद रहेगी, अब जब दो याद रहेंगी तो बीच की तो याद ही रहेगी, ठीक है। याद कैसे करेंगे, समझ आ गया? हमें कोई ना कोई ट्रिक से याद करना पड़ेगा, एग्जाम के लिए आपको अपने दिमाग में कोई ना कोई ट्रिक बिठानी पड़ेगी, ठीक है। जब पहले दो ही इक्वल नहीं आए तो इंटरसेक्टिंग, जब पहले दो इक्वल आ गए तो फिर थर्ड कंडीशन चेक करने की जरूरत पड़ेगी, अगर नॉट इक्वल टू 3 आया तो पैरेलल, और सभी बराबर आ गए तो फिर तो एक दूसरे में ओवरलैप हो जाए, ठीक है। तो ये थी 3। अब इन तीनों को, इसमें तो आपको सॉल्व करने की जरूरत एल्जेब्रिकली नहीं पड़ेगी, ग्राफिकली ग्राफ इसका बन जाएगा, क्योंकि दो लाइन जब आप खींचेंगे तो कैसे आएंगी? पैरेलल। कैसे आएंगी? पैरेलल। और पहले अगर आप ग्राफिकली सॉल्व कर लेंगे तो इतना पढ़ाने के बाद इतनी बुद्धि आपके अंदर आ जाएगी कि जब ये पैरेलल आ रही है तो फिर मैं ग्राफिकली एल्जेब्रिकली सॉल्व भी क्यों करूँ, इनका कोई सोल्यूशन आएगा ही नहीं, क्योंकि ये तो पैरेलल है, क्योंकि ये तो पैरेलल। बात समझ आ गई? ये 3 क्वेश्चंस पे आप बहुत मेहनत करिए घर जाके। अगर ये 3 क्वेश्चंस आप कर लेंगे तो इस जैसा कोई भी क्वेश्चन आप कर लेंगे और इस जैसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर से आएगा, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन आपने एकदम मेहनत करके घर जाके क्या करना है, इसको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ग्राफ बनाने की मेनली प्रैक्टिस करनी है आपने, ये ध्यान रखिए। अब आ जाइए एक्सरसाइज 3.2 में। एक्सरसाइज 3.2 में आइए। 3.2 में आपने जो करना है, मैं डायरेक्ट एक्सरसाइज पे इसलिए आ रही हूँ क्योंकि इसका कंसेप्ट मैंने पिछले क्लास में सब एक साथ समझा दिया था, ठीक है। अब थर्ड वाले में आपने सिर्फ चेक करना है। देखो पहला क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, अभी सेकंड पे आइए। सेकंड में ये कह रहा है ऑन कंपेयरिंग, आपको क्या निकालना है? A1/A2, B1/B2 और C1/C2। बिना इक्वेशंस को सॉल्व करें, खाली आपको कोफिशिएंट के हिसाब से बताना है कि ये जो लाइंस है ये पैरेलल है, कोइंसिडेंट है या फिर इंटरसेक्टिंग है। बता लेंगे? यस मैम। बता लेंगे ना? यस मैम। A1, B1, C1 और A2, B2, C2 क्या होते हैं? कोफिशिएंट। क्या होते हैं? कोफिशिएंट। कोई मुझे बताए कि पहली इक्वेशन जो इसमें दी है, देखिए पहला क्वेश्चन जो है 2 का फर्स्ट, इसमें ऊपर वाली इक्वेशन में A1 क्या है? 5, B1 -4, B1 क्या है? -4, C1 8। इनको मैं इसलिए पूछ रही हूँ, इनको आपको साइन के साथ ही बोलना है। और अगर इक्वेशन उस तरफ दी है, ध्यान दीजिए, अगर C उस तरफ दिया है तो उसको पहले इस तरफ लाना है। इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म होती है A1x + B1y + C1 = 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, आपको इसी फॉर्म में लिखना है। इक्वेशन पूरी एक साइड करके दूसरी साइड 0 लाना है, तब आपको A1, B1, C1 डिसाइड करते हैं, ठीक है। किसी इक्वेशन में ऐसे दे देता है ना कि उस तरफ भी दे देगा, आपको इस साइड लाना। समझ आया? अच्छा, सेकंड इक्वेशन में A1 क्या, A2 क्या है? 7, B2 6, C2 -1। अब इसमें ओरली बताइए आप, बिना सॉल्व करें। इंटरसेक्टिंग। पहली इक्वेशन में A1/A2 आ जाएगा 5/7 और B1/B2 आ जाएगा -2/3।
-2/3 जो इक्वल नहीं है, इंटरसेक्टिंग है। A1/A2 B1/B2 के इक्वल नहीं आ रहा है ना, तो क्या है? इंटरसेक्टिंग। इसमें ओरल है, बताइए। अब सेकंड वाला मुझे राज बताएगा। बताओ भाई राज, सेकंड वाला कौन से टाइप का होगा? A1/A2 कितना आएगा? A1/A2 कितना आएगा सेकंड में? ये बताएगा, इसको कोई बताएगा नहीं। A1/A2 कितना आएगा राज, जल्दी बताओ। है 3? देखो ये इस दुनिया से ही बाहर है, बता तो रही हूँ। खड़ी हो जाओ। ब्लैक मास्क, हाँ बुक है तुम्हारे पास? मास्क नीचे करो। ये तुम्हारी है या उसकी है? नीचे करो मास्क। क्या नाम है? महक कार्की। तुम्हारा क्या नाम है? तुम्हारी बुक कहाँ है? पीछे। यहाँ पर तुम्हारी टेबल पे अभी बुक है कोई एक? बताओ जरा A1/A2 कितना आएगा? सेकंड क्वेश्चन में A1/A2 बताओ। सेकंड का सेकंड, इसको पता ही नहीं है कहाँ चल रहा है, कहाँ पे मैं पढ़ते को, उसने पेज ही नहीं निकला है। वो कथा सुन रही है सत्यनारायण की। इतने पन्ने पलट गए, इतने सारे। 49 एक्सरसाइज। चुप रहो, वो खुद ढूंढेगी, चुप रहिए आप। हाँ A1/A2 कितना है जरा बताओ महक कार्की। नहीं समझ में आ रहा है ना? समझ में कब आता है? जब क्लास में ध्यान देते हैं और जब बुक का वो पेज सामने खुला होता है जो बताया जा रहा होता है। मैथ्स के पीरियड में मैं कहीं सत्यनारायण की कथा तो नहीं सुना रही हूँ? तुम बताओ पीछे, रेड हेयर बैंड 3/1। रुक जाओ, तुम बोलो मत बीच में। तुम बताओ पीछे। हाँ एक तुम बैठ जाओ। हाँ 1/2 वेरी गुड। और B1/B2 1/2 और C1/C2 1/2। बोलेगा कौन? बोला कौन? बोला बीच में कौन है? योगेश। बहुत मारूंगी, उससे पूछ रही हूँ, उसको बात पूरी करने दो। नीचे करो मास्क। किस टाइप की लाइन से? क्यों? बात समझ आ गई तुम्हारे? और अगर नॉट इक्वल टू C1/C2 होता तो? वेरी गुड, बैठ जाओ। ठीक है, अगला देखिए थर्ड वाला। थर्ड वाला देखिए, इसका पीछे खड़े हो जाओ। रेड 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 मास्क, खड़े हो जाओ। तुम बताना नहीं इसको, सुन रहे हो? हाँ देखो थर्ड वाली क्वेश्चंस देखो, बताओ A1/A2 कितना आएगा इसमें? मास्क को नीचे कर लो। हाँ बताओ A1/A2। बोलेगा कोई नहीं, मैं उससे पूछ रही हूँ, वही बोलेगा। जल्दी बताओ बेटा। नहीं पता है ना? देखो ये बिल्कुल छांट के बच्चे हैं क्लास से, देखो जिनसे मैं पूछ रही हूँ। तुम बताओ। हाँ नहीं तुम नहीं, तुम्हारे पीछे ये बताएगा, तुम बैठ जाओ। A1/A2 कितना आएगा? ये आज आया है क्लास में। A1/A2 कितना आएगा? उसके बगल में खड़े हो जाओ। नाम बताओ तुम अपना, ये हाउस यूनिफॉर्म में जो है। हाँ अल्जमन। तुम बताओ भाई। 1/3। तुम बताओ। हाँ तुम बताओ। वेरी गुड, नीचे करो मार्क्स। 3/1। B1/B2 बोलने दो, उसको बोलने दो। B1/B2 युवराज बताओ। B1/B2 B1/B2 3/1। वेरी गुड। और A1/A2 3/1। ठीक है। हाँ अभी बताओ C1/C2। हाँ ये कौन बोलेगा? कोई नहीं। कौन सी कंडीशन बनेगी? वेरी गुड, बैठ जाओ। पैरेलल बनेगी। क्वेश्चन नंबर 2 कर लेंगे। ठीक है, आप देखो 3 सिचुएशन मैंने आपको बताई, जिसमें 2 में सॉल्यूशन होते हैं और 1 में सॉल्यूशन नहीं होते। किन 2 में सॉल्यूशन होते हैं? किन 2 कंडीशन में सॉल्यूशन होते हैं?
ये सब बताओ। इंटरसेक्टिंग इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट। तो जो जिनमें सॉल्यूशन होते हैं, ध्यान से सुनिए, एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, जिनमें सॉल्यूशन होते हैं उन दोनों ही में कंसिस्टेंट होती है इक्वेशन। क्या होती है? कंसिस्टेंट। और किसमें सॉल्यूशन नहीं होता? वो इनकंसिस्टेंट होती है। वो क्या होती है? इनकंसिस्टेंट। जिनमें सॉल्यूशन होते हैं कंसिस्टेंट, जिनमें सॉल्यूशन नहीं होते हैं इनकंसिस्टेंट। इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है ये इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, तो इसमें भी आपको निकालना वही है, चेक वही करना है। अगर इंटरसेक्टिंग आएंगी तो कंसिस्टेंट, अगर ओवरलैपिंग आएगी तो कंसिस्टेंट, और अगर आ गया पैरेलल तो इनकंसिस्टेंट। समझ गए? तो चेक इसमें भी वही करना है, लेकिन इसमें इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट बताना। कर लेंगे? इतना आप करेंगे घर से।